नमस्कार, knocking-news.com में आपका स्वागत है। मैं हूं गिरिजेश वशिष्ठ। जब राम मंदिर को लेकर माहौल पूरा उफान पर था, तब और उससे पहले और मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा समारोह के इतना बड़ा आयोजन था, इतना बड़ा इवेंट था, उसके एक हफ्ते के अंदर मैंने आपको कह दिया था कि बीजेपी की सीटें 250 से ज़्यादा जाने के आसार दिख नहीं रहे हैं और आज सभी लोग इस बात को दोहरा रहे हैं। अगर आप इस बात को 2 मिनट के लिए अलग रखते, क्योंकि आज मैं बात करने वाला हूँ इसी से टॉपिक है, तो भी अभी पिछले दिनों कमेंट में मुझे बताया किसी ने और मुझे याद आया कि जब आरबीआई कह रहा था कि 2000 का नोट बंद करने की कोई योजना नहीं है, तब भी मैं आपसे कह रहा था कि ये नोट तो बंद होगा ही होगा। खुशी है आप लोग इस तरह की टिप्पणियां लिखते हैं, ध्यान से वीडियो देखते हैं, बातें याद रखते हैं और वो मिलती हैं। आज मैं कुछ ऐसी जानकारी आपसे साझा करने जा रहा हूं जो मेरे विश्लेषण पर आधारित नहीं है, सूचनाओं पर आधारित है, जो मुझे अलग अलग स्रोतों से मिल रही हैं। खबर मेरे पास बहुत दिनों से थी कि कुछ ऐसा चल रहा है, लेकिन बातों बातों में अभी 2 दिन पहले पवन खेड़ा, कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता, ने इस बात के संकेत दे दिए हैं कि भारतीय जनता पार्टी में जो मोदी से दुखी लोग हैं वो कांग्रेस पार्टी में जाने के लिए व्यग्र दिखाई दे रहे हैं, लाइन लगाए हुए हैं, लेकिन राहुल गांधी ने रास्ते रोक रखे हैं। इसमें बहुत सारे नेता हैं, बड़े बड़े नेता हैं और ऐसे नेता हैं जो मुंह खोल दें तो मोदी जी के लिए और सरकार के लिए मुश्किलें खड़ी हो सकती हैं। ऐसे नेता हैं जो सब कुछ जानते हैं लेकिन चुप हैं, और ऐसे नेता हैं जो सब कुछ जानते हैं, इसी बात को लेकर पार्टी के अंदर उन पर सख्त निगाहें हैं, उन पर सख्त नज़र रखी जा रही है। 2 भाई, 2 मित्र, 2 दोस्त, 2 पार्टी के डॉन इस कदर पार्टी में अपना एक छत्र राज्य बनाए हुए हैं कि ये लोग पार्टी छोड़ने को मजबूर हैं। पवन खेड़ा ने जो कहा उसके हिसाब से उन्होंने कहा कि कुछ लोग संपर्क में हैं, बातचीत चल रही है, हमारी पार्टी में हर स्तर पे विचार होता है, आसानी से ऐसे नहीं होता एक व्यक्ति के हाथ में किसी को भी पार्टी में ले लिया, किसी को भी निकाल दिया, इस पे विचार विमर्श चलता है, कई स्तर पे बातचीत होती है। और ये लोग इसलिए नहीं आ पा रहे हैं क्योंकि कांग्रेस पार्टी के अंदर जो लोग कट्टरपंथी हैं, विचारधारा को लेकर कट्टर लोग हैं, वो ये कह रहे हैं कि हमको इस हद तक जाकर राजनीति नहीं करनी है कि हम आरएसएस के लोगों को पार्टी में शामिल करा लें। हमारा अपना कार्यकर्ता जो इतने बुरे समय में भी लड़ रहा है, हमारे साथ खड़ा हुआ है, ईडी, सीबीआई सारी चीज़ें देखते हुए, उस कार्यकर्ता को दुखी करके इनको अंदर नहीं लाया जा सकता। पवन खेड़ा कह रहे हैं कि कुछ लोग ऐसे विचारधारा के कट्टरपंथी हैं, जबकि हालत यह है कि जो राहुल गांधी हैं और राहुल गांधी का ऑफिस है वो इस बात को लेकर अड़ा हुआ है। और उनका कहना यह है कि राजनीति भले ही कितनी प्रैक्टिकल राजनीति हो, लेकिन उसूल की राजनीति तो करनी ही है। तो आरएसएस के लोगों की कांग्रेस पार्टी में नो एंट्री पे राहुल गांधी का वोट है, लेकिन राहुल गांधी कोई भी बात जोर से तो कह सकते हैं, अंतिम रूप से नहीं कहते हैं। ये कांग्रेस पार्टी का रिवाज है। कांग्रेस पार्टी में राहुल गांधी ने कहा कि भैया मेरे ख्याल से तो आरएसएस के खिलाफ मैं इतना लड़ रहा हूं, वहां के लोगों को, जो आरएसएस से जुड़े हुए बीजेपी के लोग हैं, उनको पार्टी के अंदर नहीं लाना चाहिए। लेकिन बाकी लोगों का कहना है कि इस समय अगर बीजेपी से लोग इधर शामिल होते हैं तो एक मैसेज जाएगा कि सत्ता परिवर्तन का समय आ रहा है, इसलिए लोग कांग्रेस की तरफ जा रहे हैं। अब यहाँ मामला है विचारों का और प्रैक्टिकल राजनीति के बीच के संघर्ष का। आपको मैंने बताया था कि किस तरह से प्रैक्टिकल राजनीति के चक्कर में ना पड़ के विचारों से चिपके रहने का नुकसान
भारत की वामपंथी पार्टियां उठा रही हैं। वामपंथी पार्टियां कॉरपोरेट से चंदा नहीं लेती हैं और इस देश में चुनाव बगैर पैसे के लड़ा नहीं जा सकता। लोगों के 100-100, 50-50, 10-10, 20-20 रुपए के चंदे से चुनाव लड़ा नहीं जा सकता, इसलिए ये पार्टियां कुछ कर नहीं पा रही हैं। और यही वजह है कि जब अभी पिछले दिनों चुनावी चंदे की याचिका हुई तो उसमें याचिकाकर्ता पार्टी कौन थी? सीपीएम थी। तो अब अगर ज़्यादा प्रैक्टिकल होने की तरफ नहीं जाती है कांग्रेस और उनको विचारधारा को गले से लगाए रहते हैं तो इसके बहुत सारे जोखिम हैं। अब आप कहेंगे कि भारतीय जनता पार्टी ने भी तो विचारधारा से बाहर लोगों को रख लिया, ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है सरकार बनाए रखना। लेकिन भारतीय जनता पार्टी आज पावर में है। भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व कार्यकर्ताओं के साथ के भरोसे नहीं। आपको बता दूं, अभी अगर आपकी नज़र ना गई हो खबर पे, तो अभी हाल में भारतीय जनता पार्टी का जो अधिवेशन हुआ था, उस अधिवेशन में उन्होंने अपने संविधान को बदल दिया है। अब पार्टी के अध्यक्ष के चुनाव के लिए पूरी प्रक्रिया अपनाने की ज़रूरत नहीं है, नीचे से सबके वोट लेने की ज़रूरत नहीं है। अगर नड्डा साहब को दोबारा बनाना है तो संसदीय दल नड्डा साहब के नाम का प्रस्ताव कर देगा और नड्डा साहब बन जाएंगे। इसी तरह से अगर नड्डा साहब का कोई प्रस्ताव उसको संसदीय दल ने अनुमोदित कर दिया, पास है। यानी पार्टी की डेमोक्रेसी में ये जो ऊपर के 10 लोग हैं, 15 लोग हैं, 5 लोग हैं, जो भी हैं, संसदीय दल और पार्टी के पदाधिकारी, ये पार्टी के राजा हो गए, बाकी कार्यकर्ता हो गया कीड़ा मकोड़ा। और जिस पार्टी में ऐसा सिस्टम हो, अथॉरिटेरियन सिस्टम हो, अथॉरिटेरियन सिस्टम आरएसएस की विचारधारा में भी आता है, लोकतंत्र वहाँ पे भी नहीं है। तो जिस पार्टी में ऐसा अथॉरिटेरियन सिस्टम हो, उस पार्टी में कार्यकर्ता की परवाह कौन करता है? आज भारतीय जनता पार्टी में मैंने आपको अभी 2 दिन पहले वीडियो बनाया था कि किस तरह से हर तरफ से सारी विचारधाराओं के लोग लाकर बिठा दिए गए हैं। जो कोई आदमी 20 साल से, कोई 30 साल से, सुबह सुबह हाफ पैंट के ऊपर धोती पहन के कितने लोगों को शाखा जाते मैंने देखा है, और ऊपर टोपी लगा के बुजुर्ग लोग, उन सब लोगों को एक तरफ रख के सिर्फ पार्टी में पावर रखो, ये इंतज़ाम किया जा रहा है। तो भारतीय जनता पार्टी ने अपने कार्यकर्ताओं को दूर कर दिया। ज्योतिरादित्य सिंधिया आते हैं, उन्हीं उनकी चलती है, वहाँ पर उनके लोगों की चलती है। पुराने पार्टी वाले एक तरफ हो गए, जो पुराने महल के विरोधी थे, सिंधिया खानदान के विरोधी थे, आरएसएस वाले जो लोग, पुराने लोग, वो नरेंद्र सिंह तोमर संसद की जगह विधानसभा का चुनाव लड़ रहे थे और उनको विधानसभा अध्यक्ष बना के एक तरफ बिठा दिया गया। और अब उन्हीं नरेंद्र सिंह तोमर को बदनाम करने के लिए कई तरह की बातें फैलाई जा रही हैं। आज चाय की दुकान पे एक आदमी कह रहा था, जो मुझे विश्वसनीय नहीं लगता, लेकिन ये लोग बात कर रहे हैं कि नरेंद्र सिंह तोमर की 10,000 बसें हैं साहब, 10,000। अब ये बात कहीं से सच नहीं लगती है, लेकिन वो आदमी जो चाय की दुकान पे बैठा हुआ है, एक ट्रक वाला, गांव की चाय की दुकान है, आज मैं ट्रैवलिंग कर रहा था और वो बोल रहा है। तो आप एक बात सोचिए कि एक तरफ आपने अपनी पार्टी के कार्यकर्ता को कमज़ोर करके सिर पे बाहर से लाके आदमी बिठाया, और हालत यह है कि अपनी पार्टी के कार्यकर्ता को अब बदनाम भी करना शुरू कर दिया है। नरेंद्र सिंह तोमर अच्छे हैं बुरे हैं इसका फैसला करने वाला मैं नहीं हूँ, और ये आरोप गलत है सही है इसका फैसला करने वाला भी मैं नहीं हूँ। लेकिन ये बात जनता के बीच में वो लोग पहुँचा रहे हैं जो लोग नहीं चाहते कि नरेंद्र सिंह तोमर की वो हैसियत रहे जो सिंधिया परिवार को चुनौती दे सकती है। जयभान सिंह पवैया, जिनके डर से माधवराव सिंधिया को सीट बदलनी पड़ी थी, उसी ग्वालियर से आते हैं, पार्टी में कहीं एक कोने में पड़े हुए हैं। एक ज़माने में जयभान सिंह पवैया का जलवा था, बजरंग दल, कितने नाम लेंगे आप। सारे नेता एक तरफ से, प्रभात झा होते थे, बहुत पावरफुल थे। तो उस पूरे जगह पे आपने एक आदमी को उठा के लाए आप कांग्रेस से और पूरी पार्टी के सर पे बिठा दिया।
तो आज वहाँ पर क्यों नहीं बीजेपी के कार्यकर्ता, ये उदाहरण दिया जाता है कि भाई कांग्रेस पार्टी भी ला सकती है, क्यों नहीं ला रही है? वहाँ पर सत्ता की मलाई है, और मलाई से ज़्यादा सत्ता का डर है। चूं चपड़ करोगे तो ईडी अपने लोगों के यहाँ भी पहुँच सकती है। सत्यपाल मलिक का केस आपके सामने, और भले ही पहुँच सकती है, इसकी किसी ने धमकी दी हो ना दी हो, लेकिन एक मैसेज है सोसाइटी में कि वो आ सकती है, इसलिए चुपचाप बैठे रहो। शिवराज सिंह चौहान आंख बंद करके अगर किसी आदमी को उठाएंगे आप, तो ये कहेगा कि मध्य प्रदेश में लोकसभा का, विधानसभा का चुनाव अगर किसी आदमी ने जिताया तो शिवराज सिंह चौहान ने जिताया। लेकिन ये बात खुद शिवराज सिंह चौहान भी कहने की हैसियत नहीं रखते। हमारे आपके जैसे इंडिपेंडेंट लोग बोल दें। तो इस पूरे प्रकरण के बीच में बहुत सारे शिवराज सिंह चौहान और बहुत सारे दूसरे लोग हैं जो आरएसएस की बैकग्राउंड से आते हैं, पुराने बैकग्राउंड से आते हैं, और वो अब कोई भविष्य नहीं देख रहे हैं, क्योंकि उनको लगता है कि 2024 के बाद तो ये एकदम ही मोदी शाह एंड एसोसिएट्स हो जाएगी, भारतीय जनता पार्टी नहीं बचेगी। तो वो जो खौफ है उसके कारण वो लोग चाहते हैं कि किसी और जगह चले जाएं, पहली चीज़। दूसरा, एक ये भी धुंधलका है, अब इतना स्पष्ट नहीं रहा कि 24 में मोदी को आना ही आना है। अब ये रहता है कि अगर मोदी आए नहीं आए, और अगर मोदी की थोड़ा धक्का हमारे मारने से भी अगर मोदी को हटाया जा सकता है तो हम भी मार देते हैं। इस जुगत में लोग लगे हुए। मैं आपको बता तो रहा हूं कि किस तरह से एक के बाद एक कुल्हाड़ी पे पैर मारी जा रहे हैं, किस तरह से मोदी की तरफ से ऐसे फैसले सामने आ रहे हैं। सत्यपाल मलिक की गिरफ्तारी आत्मघाती फैसला है। सहयोगी आते आते रुक गए हैं, जयंत चौधरी आते आते ठिठक गए हैं। अशोक चौहान ने अपने साथियों को कह दिया, मैंने वीडियो में बताया था आपको, कि भैया अभी मत आना, खतरा है। और दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी में राहुल गांधी की तरफ से ग्रीन सिग्नल मिलने की देरी है। अनगिनत भाजपाई कांग्रेस में आ जाएंगे। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि फिर आरएसएस के खिलाफ किस मुंह से लड़ाई लड़ेंगे राहुल गांधी। आज राहुल गांधी के पास सरकार नहीं है कि लोग सरकार की मलाई के चक्कर में टिके रहें कार्यकर्ता, और ये वो कार्यकर्ता हो जिनको सत्ता की मलाई खानी होती तो अभी तक कहीं और जा चुके होते, लेकिन वो पार्टी में, इनकी पार्टी में टिके हुए हैं, तो इसीलिए टिके हुए हैं। बहरहाल जो भी है, कांग्रेस पार्टी का हौसला बुलंद है, आसमान पे उनका हौसला है। ममता बनर्जी भी तमाम सारा इंडिया गठबंधन को झटका देने के बाद अब गठबंधन में वापस आ रही हैं। ये भी खबरें इंडिया गठबंधन में, और ये भी खबरें हैं कि नीतीश भी दुविधा में फिर पड़ गए। सोच रहे हैं अब मैं गिनीज बुक में रिकॉर्ड बना ही लूँ कि अब जो है अगले 100 साल तक कोई न तोड़ पाए। जो भी है, लेकिन स्थितियाँ ऐसी हैं जो ये बताती हैं कि सिर्फ एक तरफा हवा नहीं बह रही अभी तक का, जहाँ तक सवाल है। रात रात भर बनारस की सड़कों पर मोदी जी घूमकर मुआयना कर रहे हैं। वो मोदी जी जिनके बनारस का सांसद रहते हुए गंगा में स्टीमर चला, एक होटल कंपनी ने चलाया, भारतीय संस्कृति के नाम पे काम करने वाली सरकार के चलते उस स्टीमर में वॉइसरॉय रूम, ये रूम, सारे कॉलोनियल नाम वाले कमरे थे। सभी प्रकार का इंक्लूडिंग बीफ गंगा की गोद में खाना परोसा जाता था, और दुर्भाग्य से वर्ल्ड बैंक से जो पैसा गंगा की सफाई के लिए आता था, उस पैसे का भी इस्तेमाल इस प्रोजेक्ट में किया गया, और कतई फिक्र नहीं हुई, क्योंकि बहुत सुपर पावर थे। बनारस में मंदिर तोड़े, फिक्र नहीं की, क्योंकि मोदी जी को लगता था कि मैं हूं तो मुमकिन है। अब वही मोदी जी आधी आधी रात को बनारस में सफाई हो रही है कि नहीं, काम ठीक से हो रहा है कि नहीं, प्रोजेक्ट ठीक से चल रहे हैं कि नहीं, इस सब में लगे हुए हैं। तस्वीरें बाकायदा आ रही हैं आधी आधी रात को। और तब जब राहुल गांधी अभी वहाँ से होकर गुजरे हैं, तो हालात जो हैं वो कुछ इशारा कर रहे हैं
क्या इशारा कर रहे हैं, किधर मामला जाएगा, कांग्रेस पार्टी इन पूरे हालात को किस तरह से अपने पक्ष में ले सकती है, कोई तकनीकी अड़चन तो नहीं आती है, कोई मशीन, कोई यंत्र तो गड़बड़ी नहीं करता है। और अगर कुछ नहीं होता है तो एकदम 100% चीज़ें सकारात्मक हैं इनके लिए, कांग्रेस वालों के लिए। और इसीलिए बड़े कॉन्फिडेंस के साथ पार्टी कह रही है, और अब पार्टी ने बाहर कहना भी शुरू कर दिया है कि हमारे पास इतने नेता, इतने आने को भी तैयार हैं, बड़े वाले, और उनके साथ छोटे वालों की बात अलग है। और इनको अगर हरी झंडी मिल जाती है तो और भी आ जाएंगे। अब नाम उनका, बस मैं इतना कहूँगा, ये वो लोग हैं जब से मोदी पावर में आए हैं तब से उनकी हालत ख़राब है, साइडलाइन लगा दिए गए हैं, माला के अंदर मुंडी घुसाते हैं और उनको निकालनी पड़ती है। लेकिन ये राजनाथ सिंह नहीं है, लेकिन कोई, हाँ बिल्कुल, क्योंकि गलत इशारा जा सकता है। बहरहाल नाम मैं बिल्कुल डिस्क्लोज़ नहीं करूँगा, लेकिन जो मेरे पास खबर है, ऐसे नेता हैं जिनको मोदी जी ने कभी चैन से रहने नहीं दिया पार्टी के अंदर, जिनका करियर ख़त्म करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। ऐसे नेता हैं जिन्होंने मोदी जी की दुनिया हिलाने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी, और आज वो उचित अवसर पा रहे हैं कि मोदी को मैं धक्का दे सकता हूँ। उम्मीद करता हूँ कम शब्दों में बहुत कुछ आप समझ गए होंगे। नमस्कार, जय हिंद।